मैं उसी को भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, उसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये अभी से नहीं है। जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए, उससे पहले हमारे देश में मनुवादियों का राज था। उससे पहले यहाँ पर गंड व्यवस्था था। उससे पहले गंड व्यवस्था में सभी लोग कबीला में रहते थे। आप लोग सुनिए, आदिवासी ट्राइबल आता है ना, ट्राइब्स, ये सभी कबीला में रहते थे। कबीला गंड व्यवस्था में निवास करने वाले थे, और गंड व्यवस्था आज हमारा समाप्त हो चुका है। कहीं दिखता है क्या? यदि आपका जमीन का, इस जमीन का हम सर्वे निकालेंगे तो सेटलमेंट में नाम लिखा रहता है ना, कि बाबा का पिताजी का नाम फलना है। तो यदि अभी हमारा जो गढ़ व्यवस्था जमी वो ना खंडरों के रूप में पड़ा, यदि आप गढ़ को देखेंगे तो यहाँ बसराजपुरगढ़ है, रमकोलागढ़ है, उधर उरावण का रोहतासगढ़ है, और इधर मंडलागढ़ है, इधर कसारगढ़ है, यहाँ वो अभी महमाया में भी सूरगढ़ है, उसका रामगढ़ नहीं सूरगढ़ है, इसलिए अंग्रेजी में SUR लिखाता है। यदि अब सूर का देने से बोलेंगे अब राक्षस वाला सूर आ गया। राक्षस की बोलते हैं ना, आप लोग अभी राक्षस बोलते हैं ना, कि मांस मटन खाता है बिहार, उसको राक्षस बोलते हैं। आप लोग सोचे थे तो धरती में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए अनाज भी उत्पन्न हुआ था, तब लोग कैसे खाते रहे? उस समय तुम्हें जीवन यापन किया होगा ना, धरती में कुछ भी नहीं था, अनाज नहीं आया था, आविष्कार नहीं मनुष्य को होता, उस समय लोग कैसे रहे? कपड़ा जब नहीं था, आज ना कपड़ा बढ़ गया। उस समय भी होता था, शिकारी माना होता था, पशुपालक होता था, खेत, ये 3 प्रकार के समाज हुआ। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये उस समय से लेकर अभी तक लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत सारे चकाचौंध था। जब अमेरिका जैसे देश में कपड़ा नहीं बना था, उस समय यहाँ पर से कपड़ा बन के जाता था, विदेशों में जाता था। तो उन लोग सोचते थे कि एक अंग्रेज नाम का व्यक्ति था, वास्को डी गामा, उन्होंने सोचा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। तो उन्होंने पता लगाने चला कि चलते हम भी देखने के भारत को सोने की चिड़िया। तो समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह से होते हुए पुर्तगाल आया, फिर वो भूल गया था, वो आया और उन्होंने आकर के पहले अपना यहाँ पर व्यापार शुरू किया। इस तरह से पहले सब संपदा हमारे पास थी, और इन्होंने सब लूटे और ले जाके विदेशों में। उसी तरह से अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो गांव जो है ना, बहुत सारा जमीन यहाँ दिखाई देता है, जहाँ तक ये पेड़ देखिए भी समाप्त हो गया। ये पेड़ कभी जंगल रहा होगा ना। दिल्ली इतना बड़ा शहर बना, वो भी कभी गांव रहा होगा। बम्बई कभी जो गांव रहा होगा, आज ना नगर बसा। इसी तरह से सब जगह धीरे धीरे जैसे परिवर्तन हुआ, वैसे डिमांड बढ़ी, वो बढ़ा। लेकिन अभी वर्तमान समय में एक गांव जो चलता है, आप सभी का गांव है, हमारे गांव भी चलता है। गांव सिर्फ बेगा व्यवस्था चलता है, गांव ये कोई चलता है। दाईमान वो बात को समझ में आती है। मैं ये इधर थोड़ा क्या है, अलग अलग थोड़ा भाषा हो जाता होगा, कुछ क्षेत्र में परिवर्तन के साथ भाषा परिवर्तन हो जाता है। हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंतर में अपना रूढ़ी प्रथा व्यवस्था कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गांव जो चलता है, ये गांव पंच कौन बनता है गांव में। जितने भी अभी सर ने बात में कि 5वीं अनुसूची 13(3) अनुसूची बोले कि भारत के संविधान में 244 बन 13(3) को कहता है कि आदिवासी रूढ़ी प्रथा, 13(3) को रूढ़ी प्रथा आदिवासी, मैंने कि भारत के अनुसूची 244 बन 13(3) में आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा और विधि का बल प्राप्त है। जो पूजा भक्ति करते हैं ना, वो कानून है, वो विधि, उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। यदि ये समाप्त हुआ, सोचिए कि हम सब लोग भी समाप्त हो गए। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पंच से लेकर के जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें पंच कौन बनता है? आप लोग बोलिएगा, पंच कौन बनता है? पंच कोई आदिवासी बनता है ना, सरपंच भी बनता है, BDC भी बनते हैं, BDC भी बनता है, और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनते हैं, जनपद पदाध्यक्ष भी बनते हैं। इस क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी हैं,
सांसद भी आदिवासी हैं और मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं और राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। एक पंच से लेकर के राष्ट्रपति तक सिर्फ आदिवासी है। तो क्या हम सब इतने सारे लोग मिल करके हम आदिवासियों की समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं? निकाल पा रहे हैं? जब इतने सारे पदों में है तो समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था ना। तो हमें क्या करना होगा कि हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोग ज्यादा दूर मत जाइए, आप जिस जगह में रहते हैं ना उस गांव को देखिएगा कि अब हमें भी क्या करना पड़ेगा। कभी ये महसूस आप लोग किए हैं? ये महसूस किए हैं कि जो मांगल जो बना हुआ कैसे बना होगा? इससे पहले मैं थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ। आप लोग एक गाना सुने का, काबर भूले रे आदिवासी? इस गाना को कितने लोग सुने हैं? सब लोग सुने हैं ना। इस गाना को लिखने वाला लड़का कौन है जानते हैं? वो 8वीं पास है। उस गाना को लिखने वाला 8वीं पास है और जो गाया है वो भी 8वीं पास है। लिखा है वो भी 8वीं पास है और जो गाया है वो भी, उसके साथ गायिका है और 8वीं पास भी नहीं है। अब ये गाना सोचिए पूरे भारत में घूम रहा है। तो आप लोगों के पास, सभी लोग के पास, सब लोग के पास भी अर्थात ज्ञान का संग्रह भरा हुआ है और ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। अभी हम पढ़ लिख लिए तो हम सोचते हैं कि हम ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा शर्मा आता है। कोई बोलते हैं ना क्या आदिवासी टाइप का रहता है, बोलते हैं ना। आप लोग बच्ची ने कि जब मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली में एक लड़की थी, दिल्ली गई थी, तो वार्तालाप के दौरान आया कि दिल्ली में कभी चांद ही नहीं दिखता है। सूरज तो दिखता है लेकिन चांद नहीं देखता है। बचपन से मेरा बोली 30 साल हो गए, 30 सालों मैंने आज तक कभी निहारा ऊपर तो कभी चांद दिखी नहीं। अब चांद देखने के लिए मेरे को गांव की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में पूरी तरह से लाइट रहता है ना, चकाचौंध रहता है, वहां दिखता ही नहीं है। तो आप लोग अपने जगह में इमेजिन कीजिए कि ये जब पूरे सब हो जाएगा डिजाइन तो ये यहाँ भी चांद नहीं दिखेगा, पूरे तरह से लाइट दिखेगा। तो हम सब मिल करके मैं बता रहा था कि हमको क्या करना पड़ेगा कि हम अपने समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो हमें भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। पहले हमारे पूर्वज लोग राजा थे, हम लोग पहले राजा थे ना। पहले भी हमारे बहुत नगरों का आविष्कार हुआ था। हम इतिहास में पढ़ते थे कि हमारे पूर्वज राजा थे, हम उनके वंशज हैं। तो क्या हम सभी अभी हम राजा के अनुसार दिखते हैं क्या? राजा के पास नौकर चाकर रहते हैं, पैसा गिनने वाला खजांची रहता है, लेकिन भारत का संविधान 5/1/2000 भारत का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5/1/2011 कहता है कि आदिवासी इस देश के असली मूल वासी हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये भारत का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। तो हम मालिक की तरह नहीं दिखते हैं तो कोई यकीन करेगा? नहीं कर सकता ना। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। आप लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जो बाहरी से आया होगा, अभी वो घर दूरा बना करके चकाचौंध हो गया होगा, और आप लोग वहीं से वहीं जन्म में कर्म बढ़े और वहीं से लेकर के अभी तक आप वहीं हैं। तो वो उसको देखिए कि वो क्या किया 19 सालों में और आप लोग क्या किया। आप लोग कुछ किए होंगे ना। या इतने सारे भोले भाले आदिवासी लोग रहते हैं या जितने भी मूल में निवासी समुदाय है वो भोले भाले रहते हैं। और यदि आप लोग बिहार में जाइए, बिहार में यदि चापाकल चल रहा है ना तो पानी पीने नहीं देते। मैं बिहार में गया, वहां पे चापाकल चला था, पानी पीने नहीं दिया गया। आप लोग उधर जाके पिए होगा जबकि वो पानी बह रहा है खेत में। हमारे यहाँ कोई बिहार से आया, कोई कपड़ा बेचने के लिए कुछ भी आता है ना, हम लोग उसको खाना भी खिला देते हैं कि अच्छा आदमी है।
इसीलिए जितने भी आते हैं ना सब देखिए बिहार से आएंगे आपके पास, यूपी से आएंगे आपके पास, और हम सभी प्यार से उनको खिलाएंगे, उनका एक टाइम का पैसा बच जाता है। मैं जो बता रहा हूँ कि ये उसके लिए हमको बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। जैसे हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी लोग क्या बेचते हैं, अपना श्रम बेचते हैं तो पैसा आता है। किसान लोग अपने फसल का मेहनत करते हैं तो उसको पैसा आता है। तो अनाज को बेचते किसके पास? सेठ मरवाड़ी के पास। और अनाज का फसल का रेट तो तय कौन करता है? अभी आप लोग सभी लोग धान खरीदे होंगे, कैसे रुपए किलो खरीदेंगे? 1000 का मान लो 3 पैकेट, अरे 3 केजी ना। अभी आप लोग अपने खेत में बोए, ठीक, फिर से मार्केट में किसी रुपए किलो बेचते हैं? मार्केट में 25-30 रुपए। क्यों क्यों बेचते हैं? अभी तक आप कभी सोचे कि क्यों बेचते हैं? आप मैंने 300 का 1 केजी खरीदे और लाकर खेत में बोए, फिर उसको ले जाकर के मेहनत किए, फिर 20 से 30 रुपए किलो बेच देते हैं। इसका मतलब सीधे से यह हुआ कि हम अपने फसल का असली रेट या तय नहीं कर पा रहे हैं। आपका फसल का रेट तय कौन करता है? जिसको आप ढूंढ करके बेचते हैं, ठीक ना? तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अपने खेत में ही गुलामी का काम कर रहे हैं, अपने फसल का रेट तय नहीं कर पा रहे हैं। आज तक किसी भी भारत में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, कितने ट्राइबल कम्युनिटी चल रहे हैं, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने फसल का रेट को बढ़ाने के लिए सभी किसान लोग एक मंच में आए क्या? तो सीधा है कि जब तक बच्चा नहीं रोती उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है। कहने का तात्पर्य कि जब तक किसान लोग, उसमें कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए, वो है कि हमारे फसल का, मेरे फसल का रेट बढ़ा दे। अरे ठीक है भाई, फसल का रेट नहीं बढ़ा सकता, लेकिन उसकी फसल का रेट कम कर दे जो हमारा 30 से 40 रुपए। ये तो पावर है उसके पास ना। क्या कभी इसके लिए आप लोग किसी नेता मंत्री के मैनिफेस्टो में लिख करके दिए क्या? कभी ग्राम सभा के प्रस्ताव में पास किए का? नहीं किए। आजादी का 78 साल हो गया, अभी तक किसानों के साथ सिर्फ आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत लॉजिक चीज है, इसको अंदर जाइए। तो मैं बता रहा हूं कि जो बेचता है वही व्यक्ति अमीर रहता है। बेचने वाले देखिए, जिसके पास पैसा नहीं रहता वो बेचते हैं। या अभी तक आदिवासी लोग कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बने, अभी तक एंकरिंग का काम नहीं करते, अभी कुछ पत्रकारिता में बोलते, अभी छापते भी नहीं थे। अभी तक कोई किसी को देखेगा या ऐसी समाज के किसी को देखेगा मोटिवेशनल स्पीकर? अभी तक मेरे को लगता है एक भी आदिवासी लोग सुप्रीम कोर्ट पे जज भी नहीं बन पाएंगे। अभी ये शायद ऐसी समाज से बात हुआ, हाँ अभी जज है का, लेकिन सोचिए ये हमारी अभी 75 साल में आती किसी थे, फिर भी अभी शिक्षा को कैसे धकेला जा रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये हम लोगों का, अब वो बेचता है तो क्या आता है, उसके पास पैसा आता है। तो पैसा आता कैसे है? पैसा आता कैसे है? किसी भी चीज को बेचते हैं तो पैसा आता है, और खरीदते हैं तो पैसा जाता है, नहीं खरीदते हैं तो पैसा नहीं जाता है। तो हमारे पास जो गाय का स्रोत है, गांव में जो आय का स्रोत है वो 4 प्रकार के आय का स्रोत है जिससे लोग अमीर बनते हैं। पहला कृषि, दूसरा वनोपज, और तीसरा नौकरी, और चौथा बचता है मजदूरी। इसके अलावा और कोई आय का स्रोत है क्या? मैं उसको बता दिया। आकर कोई लोग मोबाइल से शेयर मार्केट में पैसा लगा के कमा रहे हैं, वो अलग बात है। मोबाइल, हाँ मोबाइल का से शेयर मार्केट में पैसा लोग कमा रहे हैं, लाखों रुपए लोग महीना कमा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेन जो स्रोत है ये 4 प्रकार से ही हमारा पूरे अर्थव्यवस्था चलती है। तो कृषि आज से 50 से 60 साल की ओर पहले की ओर जाते हैं। 50-60 साल पहले सभी के पास
25 से 30 एकड़ जमीन हुआ करता था सभी किसानों के पास लगभग। लेकिन अभी से और आज से आप लोग नोट कीजिए कि 40 से 50 60 साल समय जो आएगा उस समय क्या हमारे पास जमीन उतना ही रहेगी? रहेगा? नहीं रहेगा ना। आप जिस गांव में रहते हैं ना उस गांव में बताइए कौन सा गांव? तालकेश्वरपुर। तालकेश्वरपुर में एक साल में कितने मकान बनते हैं? कोई तालकेश्वरपुर से है क्या? अच्छा, सब लोग हैं। एक साल में कितना मकान बनता है? बहुत ज्यादा मतलब कितना? 20% मतलब कितना? डिस्मिल बताइए क्या एकड़ की? तो 10 डिस्मिल 10 मकान या 20 मकान या 40 मकान? 20 मकान। एक मकान कितने डिस्मिल बनता है? एक मकान कितने दिन बनता होगा? 5। 20 पंचे 100। एक साल में 1 एकड़ में घर बन जाता है। एक साल में 1 एकड़ में घर बन जा रहा है। अब सोचिए 5 साल में कितना हुआ? 5 एकड़। तो 5 एकड़ का जमीन का जो रकबा था आपका जिसमें आप खेती करके धान बोते थे वो खत्म हो गया। खत्म हो जाएगा ना। तो आने वाले समय में ये जमीन जब समाप्त हो जाएगा तो लोग, अब मान लीजिए तालकेश्वरपुर के ग्राम पंचायत के सभी किसानों के पास और पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवाते कम हो जाएगा। एक आध कोई तालकेश्वरपुर से खड़ा होइए तो एक व्यक्ति खड़ा होइए, खड़ा हो जाए बाबू। हाँ, तो बाबा का क्या नाम है? दिलीप नारायण पटेल का कितना जमीन होगा? 20 एकड़। और तो बाबा तो पिताजी मन कितना है? 2 भाई लोग ना 10-10 एकड़। अब आप लोग कितने भाई हो? आप लोग का फिर 10 एकड़ डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? आप शादी करोगे कि नहीं? बोलिए करेंगे ना। तो जमीन जो होगा ना आज से 50 साल बढ़ जाइए, इसलिए बता रहा हूँ कि आज से 50 साल समय जो आएगा ना हमारे पास जमीन 20 से 30 डिस्मिल ही बचेगा। अब जब इस गांव में 20 से 30 डिस्मिल जमीन बचा तो लोग यहाँ के किसान लोग ये सोचेंगे कितने कम जमीन में हम खेती करेंगे या घर बनाएंगे। मतलब ये होगा कि जमीन के अभाव में तालकेश्वरपुर के ग्राम पंचायत के लोग खेती करना बंद कर दें तो क्या इस गांव के लोग भोजन करना छोड़ देंगे क्या? अब जमीन ही नहीं रहेगा तो भोजन कैसे आएगा? तो अब ये सोचिए कि उस समय खेती कौन करेगा? उस समय खेती कोई करेगा? तो कौन करेगा खेती? उस समय खेती वैज्ञानिक लोग औद्योगिक तरीके से खेती करेंगे। वैज्ञानिक विधि से आपको बोलेगा कि आपके जमीन को 20 से 30 डिस्मिल जो है, अभी जो कंपनी वाले आएंगे आपका जमीन को एग्रीमेंट करेगा आपके साथ, बोलेगा 20 डिस्मिल आपको एग्रीमेंट कीजिए, आपके बच्चे को मैं 10,000 रुपये महीना दूंगा, आप हम सभी रेडी हो जाएंगे। तैयार हो जाएंगे ना? सभी लोग तैयार हो जाएगा। तो वो सिर्फ क्या देगा? भोजन देगा और पानी देगा। इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे उसके। वो दौर गुलामी का दौर शुरू हो जाएगा। जैसे आप सभी अपने घर में मुर्गी रखते